नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। एक अलग सी वीडियो लेकर के आया हूँ, अलग सी खबर लेकर के आया हूँ, आपके लिए बहुत बेहतरीन है, जानना चाहिए। काफ़ी दिन से आप पूछ रहे थे कब फॉर्म आएगा यूपीएससी का, कौन फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए। तो आपके लिए ये मैं वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें बताऊँगा कि यूपीएससी का फॉर्म आ चुका है। कल ही यूपीएससी ने अपना फॉर्म डाल दिया, उसका पूरा नोटिफिकेशन आ गया है, पूरा विज्ञापन आ गया है। इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। इसमें मैं आपको यह बताऊंगा कि फॉर्म कैसे भरना है, आपको यह भी बताऊंगा कि योग्यता क्या है, कौन कौन भर सकता है और कौन सी गड़बड़ियां आपको नहीं करनी है भरते वक्त, कैसे फॉर्म भरना है, कहाँ पे जाना है, ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। साथ ही यह बताऊंगा कि EWS वालों के लिए इस बार क्या अच्छा हुआ है यूपीएससी के द्वारा। ठीक है, ये सारी बात इस क्लास में हम समझेंगे, इस पर जानेंगे, तो आखिर तक बने रहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्लास, आप भले ही एक आध मिस कर दें लेकिन इसको मिस मत कीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब हेडिंग लगाते हैं, यूपीएससी CSC 2021। ठीक है, पीटी, ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा, प्रीलिमिनरी टेस्ट, ठीक है, उसके लिए फॉर्म आ चुका है, उसका फॉर्म आ चुका है। कैसे फॉर्म भरना है वो सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। मैंने बहुत सारा चीज़ नोट डाउन करके रखा है जिस पर मुझे डिस्कस करना है, तो ये मैं अपने हाथ में लिए रहूँगा। इससे मुझे गाइड मिलता रहेगा कि मुझे क्या बताना है, क्योंकि बहुत सारे डिटेल हैं जो यूपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में दिए हैं, वो बताना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं फॉर्म से। ठीक है, तो विज्ञापन आपका आया है 4 मार्च को। ठीक है, कब आया? 4 मार्च 2021 को विज्ञापन आया है आपका। ठीक, इस दिन से आपको फॉर्म भरना स्टार्ट करना है। फॉर्म भरने के लिए जो वेबसाइट है वो मैं बगल में नोट कर दे रहा हूँ, UPSConline.nic.in। इस वेबसाइट को खोल करके ही आपको फॉर्म भरना है। अगर आप इतना भी लोड लेना नहीं चाहते हैं तो बहुत ही प्यार से सर्च कर लीजिए सरकारी रिजल्ट.com। सरकारी रिजल्ट.com एक वेबसाइट है जो भांति प्रकार की परीक्षाओं का लिंक एक साथ उपलब्ध करवा देता है। तो इसको जैसे आप खोलेंगे तो ऊपर आपको दिख जाएगा IAS प्रारंभिक परीक्षा फॉर्म, वहाँ पे क्लिक करेंगे और नीचे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे अप्लाई ऑनलाइन पर, तो आपको इसी वेबसाइट पर वो रीडायरेक्ट कर देगा, फॉर्म यहीं से ही भरा जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कि फॉर्म किस वेबसाइट पर भरा जाएगा। अब कैसे भरना है, क्या कुछ इसमें सारी चीज़ें हैं वो मैं अभी बता रहा हूँ, पूरा डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। इसके अलावा ये तो हो गया आपका वेबसाइट। फॉर्म भरने का आखिरी जो अंतिम तिथि है वो 24 मार्च। क्या है? 24 मार्च ये अंतिम तिथि है। ठीक है, ये शुरुआत है, यानी कि प्रारंभिक तिथि है। तो आज जब वीडियो ये आप देख रहे हैं 5 मार्च को, तो फॉर्म भरा जाना स्टार्ट हो गया है और फॉर्म जल्दी भर लीजिए। उसके फायदे बता रहा हूँ क्या होते हैं। अंतिम तिथि है 24 मार्च फॉर्म भरने की। ठीक है, परीक्षा की तिथि हमेशा यूपीएससी निर्धारित कर देती है पहले ही, तो वह भी निर्धारित हो गया है। परीक्षा आपका होगा 27 जून 2021 को। 27 जून 2021 को आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी। ठीक, तो यहाँ पर आपने देखा कि अंतिम तिथि फॉर्म भरने का और परीक्षा तिथि भी निर्धारित है। एडमिट कार्ड कब मिलेगा इसका तिथि नहीं है। एग्ज़ाम से 10, 12 या 15 दिन पहले एक रिवायत है कि एडमिट कार्ड आपको मिल जाता है। ठीक है, अब चलते हैं फॉर्म भरना कैसे है, कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, इस पर बात करते हैं। ठीक है, बात जल्दी जल्दी करेंगे, समय बिल्कुल ज़ाया नहीं करना है, एग्ज़ाम सर पे है
और नए कोर्स की एकदम फ्री में नए कोर्स की शुरुआत, उसकी घोषणा हम करने जा रहे हैं। आप चैनल के साथ बने रहिए, जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी आपको मिल जाएगा 1-2 वीडियो में। लाइव भी हम आएंगे, वहाँ भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ और कई टीचर होंगे। कैसे क्या प्रारूप हमारा होगा 27 जून की उस किले को भेदने के लिए, उस पर भी बात हम करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, कितने अटेम्प्ट होते हैं, ये सारी चीज़ में समझना है। उससे पहले ये समझ लीजिए कि जल्दी से जल्दी फॉर्म भरना क्यों ज़रूरी है। जल्दी से जल्दी फॉर्म भरना ज़रूरी क्यों है, इसका क्या फ़ायदा होता है। देखिए, यूपीएससी में जल्दी फॉर्म भरने का फ़ायदा ये होता है कि सेंटर का चयन आपको मन मुताबिक मिल जाता है। यूपीएससी ने निर्धारित किया हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा फला फला सेंटर पे होगी। प्रारंभिक परीक्षा के लिए यूपीएससी ने ज़्यादा सेंटर बनाए हैं देश में, मेंस परीक्षा के लिए कम सेंटर बनाए हैं। और इन दोनों परीक्षा केंद्रों का डिटेल आपसे यूपीएससी फॉर्म में भरवा लेती है। यदि आप फॉर्म भरने में देर करते हैं तो आपको अपने मन मुताबिक सेंटर नहीं मिलता है। इसका नुकसान क्या होता है, जैसे आप लखनऊ में तैयारी कर रहे हैं, आपने फॉर्म भरने में देर कर दिया, अब सेंटर खाली ही नहीं है लखनऊ का। जैसे ही सेंटर फुल होगा, यूपीएससी में कोई ये माहौल नहीं कि आप भर दीजिए बाद में करेक्ट करके, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यूपीएससी उसको तुरंत लॉक कर देती है, वहाँ पे रेड दिखाई देगा कि अब ये भर चुका है, आप इसे चूज नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब आपको प्री देने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। दिल्ली जाने का मतलब कि 2 दिन की बर्बादी, और यूपीएससी एग्जाम के टाइम में समय बर्बाद करना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। ठीक है ना, एकदम एग्जाम टाइम पे आप अगर आप समय बर्बाद कर रहे हैं, खासकर ट्रेवलिंग में, थक जाएंगे, कहीं तबीयत खराब हो गई, भाई आपने साल 2 साल 3 साल का मेहनत किया है यूपीएससी के लिए, और आप लखनऊ से निकले दिल्ली के लिए, कहीं आपकी तबीयत बीच में खराब हो गई, आपको जुकाम हो गया, सर दर्द होने लगा, पढ़ाई नहीं हो पाएगी, डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो ये सारे नुकसान हो सकते हैं। भाई 600 किलोमीटर का ट्रेवलिंग करने में कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो ये नुकसान हो सकता है। या आप हो सकता है इलाहाबाद में रहते हो, इलाहाबाद में अपने जो है वहाँ पे आप चाहते हैं कि मेस भी वहीं पे लिख लें आप, क्योंकि जहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ आप हैबिचुअल वहाँ रहते हैं, आपका वहाँ पर रूम होगा, घर होगा। ठीक है ना, और जैसे ही आपको आउट ऑफ स्टेशन जाना होगा, प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो जल्दी से जल्दी फॉर्म भरने का फ़ायदा यही होगा कि आपको दिए गए लिस्ट में चॉइस करने का मौका मिल जाएगा। ठीक, और सबसे अच्छी बात यूपीएससी की ये होती है कि जब वो सेंटर बनाते हैं तो क्या करते हैं कि जो कोर एरिया होते हैं किसी सिटी के, वो इस तरीके से बनाते हुए जाते हैं। जो सबसे पहले आएगा उसको एकदम कोर में सेंटर मिल जाएगा, उसके बाद में जो आएगा उसको इससे थोड़ा बाहर मिलेगा, उसके बाद जो आएगा उससे बाहर मिलेगा, और जैसे ही एरिया समाप्त होगी सेंटर लॉक हो जाएगा, आपको सेंटर कहीं और चूज करना पड़ेगा। ठीक, तो जो छोटे कुछ शहर हैं वहाँ पर सेंटर्स की संख्या भी कम होती हैं, तो जो लखनऊ वाले हैं, कोलकाता वाले हैं, कटक वाले हैं, पटना वाले हैं, वो जल्दी फॉर्म भर लें। ठीक है, अगर वो देर किए तो उनको दिल्ली और प्रयागराज जाकर के परीक्षा देना होगा, जो कि कई दृष्टिकोण से गलत हो सकता है। तो उससे बचने के लिए आपको जल्द से जल्द फॉर्म भरना है। अब रही बात ओनली यूपीएससी से आपके जुड़ाव की, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ और सजेस्ट कर रहा हूँ कि जितने लोग फॉर्म भर लें वो जल्द से जल्द दिए गए मोबाइल नंबर पर अपना डिटेल भेज दें कि इतने लोगों ने फॉर्म भर लिया है, ताकि हमारे पास एक आंकड़ा हो कि हमारे पास जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो कितनी संख्या में पढ़ रहे हैं, और उतनी उस संख्या को देख करके हमारी जो स्ट्रेटजी है वो मैं बनाऊंगा। क्योंकि हमें आपको टेस्ट करवाने हैं, आपके टेस्ट लेने हैं, आपको टेस्ट सीरीज मुहैया करवाना है, कुछ ज़रूरी नोट्स देने हैं, तो इसके लिए एक रजिस्ट्रेशन टाइप का होगा। ठीक है, क्या होगा, एक रजिस्ट्रेशन टाइप का होगा। जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे, आपके फॉर्म का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो, और अपने नाम के साथ ओनली यूपीएससी को या तो मेल कर देंगे या तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे, वो भी आपको सुविधा दी जाएगी। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या ऊपर चलता हुआ मिल जाएगा, वहाँ पर आपको भेज देना है। हमारे पास एक आंकड़ा होगा कि फला फला स्टूडेंट ने फॉर्म अप्लाई इस बार किया है। ठीक है, तो ये काम आप जल्दी से कर लीजिए।
चलिए बात करते हैं फॉर्म भरने की योग्यता को लेकर के, ठीक, और क्या है, कितनी उम्र तक भर सकते हैं, ये सारी चीज़ समझते हैं। तो सबसे पहली बात नागरिकता से शुरू करते हैं। कौन फॉर्म भर सकता है, नागरिकता को लेकर के सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जो यूपीएससी का फॉर्म होता है उसमें 2 एग्ज़ाम साथ में होते हैं। एक तो आईएएस लिख के आता है और इसके साथ में आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इन दोनों का साथ में होता है। इस बार का जो वैकेंसी है उसमें 712 पोस्ट हैं आईएएस के लिए, बाकी हैं आईएफएस के लिए। केवल 712 पोस्ट ही हैं आईएएस के लिए। अगर आप आईएफएस के लिए करना चाहते हैं तो इसके लिए अलग से नोटिफिकेशन है, इस क्लास में हम उसकी चर्चा भी नहीं करेंगे। फिलहाल हम केवल इसकी चर्चा करेंगे। और इसमें जो है आपके आईएएस के साथ में आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, कुल मिलाकर के कम से कम 19 से 20 नौकरी के आसपास इसमें अलग अलग नाम से हैं, ठीक है। इनमें सबके लिए समान योग्यता नहीं है, ठीक। अब क्या है उसको पहले समझ लीजिए। नागरिकता के आधार पर पहले बात करते हैं, ठीक। तो नागरिकता के आधार पर जब बात करेंगे तो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस, यहां पर फॉरेस्ट मत समझ लीजिएगा, ये फॉरेन सर्विस यानी कि भारतीय विदेश सेवा, इन तीनों सेवाओं में भर्ती होने के लिए आवश्यक है कि जो एप्लीकेंट है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। यानी कि इन तीनों पद को पाने के लिए यह अनिवार्य है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। मैंने बताया कि कम से कम 19 से लेकर के 20 पद के आसपास जो है आते हैं इस कैटेगरी में। बाकी जो पद हैं जैसे आईआरएस है, आपका इंडियन रेलवे सर्विस है, और या आयकर डिपार्टमेंट है आईआरएस में, तो कुल मिलाकर के 20 है, पूरी लिस्ट है, आप देख लीजिएगा। उसमें ला का अलग है, अंडमान निकोबार का अलग है, पुडुचेरी का अलग है, तो कई प्रकार के उसमें अलग अलग जॉब्स हैं। बाकी के लिए भारत का नागरिक, नेपाल का नागरिक, ठीक है, भूटान का नागरिक फॉर्म भर सकता है। और वो जैसे मैं फॉर्म भर सकता हूं, आप फॉर्म भर सकते हैं, ऐसे भूटान, नेपाल का नागरिक भी भर सकता है, बशर्ते 3 नौकरियों को छोड़ करके, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस में वो नहीं जा सकता है। इसके अलावा जो तिब्बती शरणार्थी हैं, ठीक है ना, तिब्बती शरणार्थी, और वो तिब्बती शरणार्थी जो 1 जनवरी 1962 को माइग्रेट हुए तिब्बत से टुवार्ड्स इंडिया और इसलिए आए कि हमें इंडिया में ही रहना है, उन्हें भी फॉर्म भरने का अधिकार है। या इसके अलावा भारत में वापस आए पाकिस्तान से, बांग्लादेश से या अफ्रीकी कंट्रीज से, वह लोग जो अस्थायी रूप से भारत में बसना चाहते हैं और भारतीय मूल के थे, उन्हें भी ये फॉर्म भरने का अधिकार है, बशर्ते उन्हें होम मिनिस्ट्री से एक अप्रूवल चाहिए होता है। तो एक नॉर्मल सा एक फॉर्म होता है, उसको अप्लाई करते हैं, वहाँ से अप्रूवल आ जाता है, बस ये सिक्योरिटी चेकअप के लिए होता है, ठीक। तो ये हो गई नागरिकता की बात। अब चलिए उम्र की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं मेंशन कर दूँ और ताकि ये बात समाप्त हो जाए। यदि आपने आईएएस और आईएएस या आईएफएस के पद पर आप वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, ठीक है, आईएएस के पद पर अगर वर्तमान में काम कर रहे हैं तो आप किसी फिर अगली परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं, ठीक ना। अगर कोई आईएएस बन गया है 2020 में, 2019 में, तो 2021 में वो अपेयर नहीं होगा। अगर उसने प्रीलिम्स एग्जाम दे भी दिया तो मेंस में उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। आईएफएस में अगर कोई बंदा सेलेक्ट हो गया है तो वो अपने उसको जो है जब फॉर्म भर रहा होगा वो चुनाव करते समय कि वो क्या चाहता है, तो वो जो है आईएफएस का चुनाव नहीं कर सकता है, या आईपीएस अगर कोई है तो वो भी आईपीएस का चुनाव नहीं कर सकता है। तो ये इस प्रकार के बंधन हैं।
और जो आईएएस है वो अप्लाई ही नहीं कर सकता है। आईएएस क्या है, अप्लाई नहीं कर सकता है, फॉर्म नहीं भर सकता है। एक बार बनने के बाद में ये चीज़ मेंशन करना जरूरी था। चलिए अब उम्र सीमा देख लेते हैं कि उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। उम्र सीमा जो है, न्यूनतम उम्र सीमा जो है आपका, न्यूनतम उम्र सीमा जो है वो आपका 21 वर्ष है। न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष है, यानी कि 21 वर्ष से कम कोई भी व्यक्ति परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकता है। अधिकतम सीमा 32 वर्ष है। अधिकतम सीमा 32 वर्ष है। ये किसके लिए है? जनरल के लिए, यानी कि जनरल कैटेगरी के लोग हैं। इसके अलावा जिन्हें आरक्षण प्राप्त है उनके लिए अलग नियम है, जैसे ओबीसी हैं, अदर बैकवर्ड क्लास। तो ओबीसी का आरक्षण जिन्हें मिलता है वो 35 वर्ष तक एग्जाम दे सकते हैं। जो एससी या एसटी समुदाय के हैं वो 37 वर्ष तक एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है ना। और जो विकलांग हैं, जो विकलांग कैटेगरी के हैं, उन्हें 10 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। तो ये 3 मुख्य हैं जो एग्ज़ाम दे सकते हैं। 32 वर्ष तक जनरल एग्ज़ाम दे सकता है, ओबीसी 35 वर्ष तक दे सकता है और एससी एसटी 37 वर्ष तक दे सकता है। यानी कि 1 अगस्त 2021 को जो व्यक्ति इस दायरे में आ रहे हैं, यानी कि 21 वर्ष से ऊपर हैं और इसके नीचे हैं, अपने कैटेगरी के मुताबिक वो परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक। ये हो गया उम्र को लेकर के। अब बात करते हैं अटेम्प्ट की। इसी के साथ में अटेम्प्ट जो है जानना बहुत जरूरी है। जिनका अटेम्प्ट पूरा हो गया वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं, वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो देखिए जनरल के पास जो है 6 अटेम्प्ट है। जनरल के पास 6 अटेम्प्ट है। 21 वर्ष से लेकर के 32 वर्ष के बीच में उनको 6 बार परीक्षा देने का मौका मिलेगा। अटेम्प्ट काउंट करने का मतलब यह होता है कि आप प्रारंभिक परीक्षा में बैठ गए और 2 पेपर में से किसी एक पेपर में आप अपेयर हो गए तो आपका अटेम्प्ट काउंट किया जाएगा। लेकिन अगर आपने फॉर्म ही केवल भरा है और पेपर देने नहीं गए हैं तो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। इसके अलावा अगर आपने फॉर्म भरते वक्त कोई गलती किया है जो कि दंडनीय है, वो भी अटेम्प्ट में आपके काउंट होगा। मतलब अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हैं, आपके आधार में कुछ और नाम है, आपने वहां पर कुछ और मेंशन किया है, डेट ऑफ बर्थ नहीं मैच कर रहा है, ऐसे कंडीशन में अगर आपको एग्जाम देने से मना किया जाता है तो वह आपके अटेम्प्ट में काउंट होगा, ठीक ना। चलिए, जनरल के 6 अटेम्प्ट हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, सॉरी यहाँ पर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और या विकलांग, जो विकलांग हैं उनके लिए 9 अटेम्प्ट हैं, ठीक है। कितने हैं? 9 अटेम्प्ट हैं। अब यहाँ पर हाईलाइट करने वाली बात क्या है? ईडब्ल्यूएस के अटेम्प्ट संख्या को बढ़ाया गया है। ईडब्ल्यूएस को 9 अटेम्प्ट मिलेंगे, ठीक। जो एससी और एसटी समुदाय के हैं, एससी और एसटी समुदाय के, वो 37 वर्ष तक जितनी मर्जी उतनी बार परीक्षा दें, यानी कि उनके अटेम्प्ट को काउंट नहीं किया जाता है। 21 वर्ष से लेकर के 37 वर्ष के बीच में वो जितनी मर्जी उतनी बार परीक्षा दें। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है, जो एक्स सर्विसमैन हैं या सेना में हैं, यानी कि डिफेंस में हैं, उनको भी एज में छूट मिलता है। उसके लिए आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। ऐसा कोई अगर पर्टिकुलर है जो हमारा स्टूडेंट है, वो हमें पर्सनली मेल या फ़ोन कर सकता है, उसके पास फ़ोन नंबर होगा तो मैं उसे अलग से भी बता दूंगा। मैं यहाँ पर जनरल बात कर रहा हूँ। अगर कोई स्पेशल इसमें है कि वो एक्स सर्विसमैन है या डिफेंस में है तो उसके लिए क्या नियम कानून है वो भी मैं अलग से बता दूंगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका अटेम्प्ट और उम्र सीमा। इसके बाद में शैक्षणिक योग्यता। क्या? शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए? तो शैक्षणिक योग्यता फॉर्म भरने के लिए ग्रेजुएट होना है। क्या होना है? ग्रेजुएट होना है। आप स्नातक हों। स्नातक कहाँ से हों?
भारत सरकार द्वारा प्रमाणित किसी भी यूनिवर्सिटी से आप स्नातक हो या स्नातक के बराबर की डिग्री आपने हासिल किया हो। एग्जाम्पल के लिए आपने बीटेक किया है, आपने एमबीबीएस किया है या आपने उसके समतुल्य कोई और डिग्री ली है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी योग्यता मांगी जाती है। यहाँ पर एक चीज़ मैं और मेंशन कर दूँ कि ये जो फॉर्म आप भरने जा रहे हैं ये केवल प्रारंभिक परीक्षा के लिए है। जब आप प्रारंभिक परीक्षा पास कर जाते हैं तो आपको मेंस का फॉर्म भरना होता है और उसमें आप एक DAF करके फॉर्म भरते हैं। इसमें आपको डिटेल में पूरा इन्फॉर्मेशन आपको देना होता है। तो वहाँ पर वो आपसे जो भी प्रमाण पत्र भरवाएंगे, यहाँ आपने अगर OBC, SC, ST, EWS भर के उसका फ़ायदा लिया है तो आपको उसका प्रमाण पत्र देना होगा, उसके एक कॉपी को स्कैन करके लगाना होगा, उसके बाद ही आपको उसका लाभ मिलेगा। ठीक ना। तो ये है, इस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के लिए आपको सीधे मैंने वेबसाइट भी बता दिया और वेबसाइट के अलावा sarkariresult.com पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको सीधे लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आपके मन में कोई संदेह है तो यूपीएससी ने नंबर प्रदान किए हैं, वो नंबर मैंने नोट कर लिया था, आपको बता दे रहा हूँ। इन नंबर पर आप बात भी कर सकते हैं वर्किंग डे में। ठीक है, वर्किंग डे में ये है या 23381125 या 23098543 और इन सबके पहले ये 011। ठीक है, ये बेसिक्स के नंबर हैं। आप इस पर फ़ोन करके बात कर सकते हैं, लेकिन बात करने का टाइम क्या होगा, वर्किंग डे होगा और 10 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में जो ऑफिस का टाइम होता है आप बात कर सकते हैं। यूपीएससी में अगर आपके कोई सवाल है तो वहाँ से आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि अच्छा ये बात है, ये आपको समझ में नहीं आ रही है। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया होगा और आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कुछ भी पूछना है, कोई योग्यता को लेकर के कोई आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा हो तो आप पूछ लीजिए, जो है उसका जवाब मैं दे दूँगा। बहुत जल्द ही मैं पूरी घोषणा करूंगा कि ये पूरा जो किला तोड़ना है, किला भेदना है 27 जून वाला, उसकी तैयारी हम कैसे करेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। और निश्चित तौर पर इस बार मैंने टारगेट बनाया कम से कम 50 बच्चों का सिलेक्शन होना तय है। हाँ, एक काम आपको ज़रूर करना है, जितने लोग फॉर्म भर रहे हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल और अपना नाम सहित मेल कर दें ताकि हमारे पास एक आंकड़ा हो कि हमारे पास कितने लोग पढ़ रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बात करेंगे उन सारे मुद्दों पर। धन्यवाद।